नमस्कार मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी के सामने हिंदी की क्लास लेकर के। देखिए सभी प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास लेकर गए हैं। हमारी जो क्लास चल रही है वो वर्णमाला की क्लास चल रही है। आज कई दिन बाद वीडियो अपलोड होगी। कारण यही है कि बस समय नहीं मिल पा रहा था। सुबह से शाम तक क्लास होती है ऑफलाइन, तो इसके कारण समय नहीं मिल पाता है। लेकिन आज से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेंगी, तो निश्चिंत होकर के प्यारे बच्चों कंटिन्यू क्लास को देखते रहें। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं, करते हैं शुरुआत और बढ़ते हैं एक कदम सफलता की ओर। देखिए, जो हमने अभी तक क्लास आपको पढ़ाई थी उसमें स्वर और अयोगवा पढ़ाए थे। अब आज आपको पढ़ाएंगे व्यंजन। ये देखिए, व्यंजन। व्यंजन व्यंजन किन्हें कहते हैं? व्यंजन कहते हैं जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर, जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, उच्चारित होने वाले वर्ण, होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। सॉरी, स्वर कह रहा हूं, व्यंजन कहलाते हैं। ये कहलाते हैं व्यंजन। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या 33। संख्या 33। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं 33 व्यंजन। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। फिर होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है हमारी 4। और एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। देखिए सभी प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन किन्हें कहते हैं? स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये देखिए, व्यंजन के भेद कितने? 3। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? ये देखिए, स्पर्श व्यंजन सबसे पहले देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ये कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखिए सबसे पहले इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। ये क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये क वर्ग कहलाएगा, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग कहलाएगा। ये देखिए, क वर्ग कंठ से उच्चारित होता है, च वर्ग तालु से उच्चारित होता है, ट वर्ग मूर्धा से उच्चारित होता है, त वर्ग दंत से उच्चारित होता है, प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होता है, प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो प्यारे बच्चों, एक क वर्ग कंठ से उच्चारित होगा, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से और त वर्ग दंत से उच्चारित होगा और प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे काफी क्वेश्चन बनते हैं जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पर अघोष। अघोष वर्ण।
अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं? सबसे पहले देखो कौन कौन से होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन पहला और दूसरा व्यंजन होंगे हमारे अघोष। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं अघोष। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाते हैं। अघोष। अब अघोष क्या है? 1 2 3 4 5 इनके नंबर लिख लेते हैं तो यहां हो जाएगा पहला और दूसरा व्यंजन। अघोष किन्हें कहते हैं? अघोष जो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे वर्ण अघोष कहलाते हैं। तो ये कै ख छ छ ट ठ त थ प फ ये हमारे अघोष कहलाते हैं, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अब आते हैं नंबर 2, घोष या सघोष। घोष या सघोष किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन अर्थात ये हो जाएंगे हमारे सघोष। ये हो जाएंगे हमारे सघोष। सघोष या घोष। सघोष या घोष तो ये होंगे हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष कहलाते हैं। अब सघोष किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे वर्ण हमारे सघोष या घोष कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमने सघोष या घोष पढ़ा। एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, घोषत्व के अनुसार व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों के भेद कितने हैं? घोषत्व के अनुसार ये देखो यहां, घोषत्व के अनुसार व्यंजन के भेद कह दो या प्रकार, तो ये होते हैं 2। ये 2 कौन कौन से? अघोष और सघोष। तो प्यारे बच्चों इसको भी याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। देखिए ये इन दोनों के बारे में हमने बताया, अघोष और सघोष। अब बढ़ते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के विषय में। सभी प्यारे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अघोष सघोष यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको अघोष और सघोष के विषय में बताया। अब पढ़ते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण के विषय में। अल्प प्राण क्या होगा? अल्प प्राण कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे फेफड़ों से कम वायु निकलती है। कम वायु, अल्प मीन्स कम और प्राण मीन्स वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे फेफड़ों से कम वायु निकलती है वे वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। ये कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प मीन्स कम और प्राण मीन्स वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से कम वायु निकलती है वो कहलाते हैं अल्प प्राण। पहला, तीसरा
और पांचवा व्यंजन, ये कहलाएंगे हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण, ये देखिए अल्प प्राण, ये होंगे पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। इसके बाद आते हैं महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण क्या है? किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, नहीं, दूसरा और चौथा व्यंजन, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ये कहलाएंगे हमारे महाप्राण। ये कहलाएंगे हमारे अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा। तो दूसरा और चौथा व्यंजन ये कहलाते हैं हमारे महाप्राण। महाप्राण, ये होंगे दूसरा और चौथा व्यंजन। तो सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा। देखिए यहां से 1, 3, 5 और यहां से 2, 4, इनको जरूर याद रखें। दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। और अघोष सघोष में पहला और दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष व्यंजन कहलाते हैं। सभी प्यारे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं? ये होते हैं च, छ, जय और जय। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? च, छ, जय, जय। जिन स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में वायु ज्यादा घर्षण के साथ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु ज्यादा घर्षण के साथ बाहर आती है, वे व्यंजन स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। ये कौन कौन से होंगे? छ, छ, जय, जय, ये होंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके बाद बढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक या नासिक्य, अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन। यह है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन, पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएंगे, इनको बोलते हैं अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन। अब ये क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन जिनका उच्चारण मुख व नासिका से होता है। मुख व नासिका से होता है, दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है, मुख की भी और नासिका की भी, मुख की भी और नाक की भी, तभी उच्चारित होते हैं हमारे अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन। इन्हीं को बोलते हैं अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन। इनकी संख्या 5 होती है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन। तो सभी प्यारे बच्चों को ये स्पर्श व्यंजन के विषय में जो हमने आपको समझाया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप पढ़ोगे तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और ये भी गारंटी है कि जिस तरह से हम पढ़ा करके चल रहे हैं इसी तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ देखो, इससे पहले अल्प प्राण महाप्राण पढ़ाए थे, वहां प्राणत्व के अनुसार पूछ लेता है कितने भेद होते हैं? 2। और यह स्पर्श संघर्षी पूछ लेता है निम्न में से स्पर्श संघर्षी कौन सा है? तो ये चारों स्पर्श संघर्षी होते हैं। अनुनासिक व्यंजन पूछ लेता है तो ये हमारे 5 होते हैं और ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन कहलाता है। बढ़ते हैं इसके बाद अंतस्थ व्यंजन पर। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हुए। ये देखिए, ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और आपके एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। ये नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं 4। कौन कौन से? य, रे, ले, वे। य और वे ये दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं।
अर्ध स्वर। रे को बोलते हैं प्रकंपित, प्रकंपित। लय को बोलते हैं पार्श्विक, लय को बोलते हैं पार्श्विक। प्रकंपित और पार्श्विक, ये सभी के सभी अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण, और सभी सघोष भी होते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये और वह ये स्वर के स्थान पर प्रयुक्त तो हो जाते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर बोलते हैं। प्रकंपित रे को बोलते वक्त जीभ में कंपन उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसको प्रकंपित बोलते हैं। पार्श्विक, जब लय को हम बोलते हैं तो जीभ आगे से ऊपर उठती है और अंदर से आने वाली वायु जीभ से टकराती है और दोनों साइड में निकल जाती है। वो स्थिति जो बनती है जीभ की उसको बोलते हैं पार्श्व, और उसे कौन बनाता है? लय, इसलिए लय को बोलते हैं पार्श्विक। और सभी अल्प प्राण कहलाते हैं और सभी सघोष भी कहलाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये भी हमारे कितने होते हैं? 4। ये होते हैं से, शे, से, है। ये तीनों से अघोष होते हैं, तीनों से अघोष है, सघोष है का एक नाम काकल्य है, काकल्य। ये सभी जो ऊष्म व्यंजन है ये संघर्षी कहलाते हैं, संघर्षी। सभी वे ऊष्म व्यंजन संघर्षी कहलाते हैं और सभी महाप्राण कहलाते हैं, महाप्राण। तो सभी संघर्षी कहलाएंगे, सभी महाप्राण कहलाएंगे। है अकेला सघोष होगा और ये तीनों से अघोष होंगे। काकल्य इसको इसलिए कहा जाता है कि जब हम है बोलते हैं तो कंठ सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, बंद कंठ को खोलने का काम करता है, तो इसलिए इसको काकल्य बोला जाता है। तो सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर आप इनको बना करके देख लोगे 2 या 3 बार, इनको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपके माइंड में छप जाएंगे और कभी भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं इन दोनों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है इनका? ये देखिए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान ये होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। ये देखिए कंठ से बोलता है यह तालु से और से तालु से, रे मूर्धा से और से मूर्धा से, और ले दंत से और से दंत से। यहां ओष्ठ से कोई सा भी, इन दोनों में ऊष्म में और अंतस्थ में ओष्ठ से कोई सा भी व्यंजन उच्चारित नहीं होता। एक यहां पर बचता है वह का उच्चारण होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। वह को जब हम बोलते हैं, जब हम वह को बोलते हैं ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है दंतोष्ठ। तो सभी प्यारे बच्चों को ये जो हमारे 33 व्यंजन थे ये समझ आए होंगे। बढ़ते हैं यहां से आगे। इसके बाद होता है उच्छिष्ट व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये देखिए, ये देखिए बढ़ते हैं। इसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन किन्हें कहते हैं? उच्छिष्ट मीन्स होता है फेंका हुआ, जिसको जीभ झटके से फेंकती है या जिसके बोलने में जीभ झटके से नीचे गिरती है, उसे बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2। एक होता है डे, एक होता है ढे। डे अल्प प्राण है और ढे महाप्राण है, महाप्राण। दोनों सघोष होते हैं, दोनों सघोष हैं।
दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब इसमें एक खास बात है, ये दोनों जो वर्ण हैं किसी भी शब्द के ये दोनों वर्ण किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, ये दोनों वर्ण किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, और न ही इनसे पूर्व अर्थात पहले, न ही इनसे पहले अर्ध व्यंजन आता है। ना तो ये संयुक्त रूप में आ सकते हैं अर्थात इनसे पहले आधा व्यंजन भी नहीं आएगा, और ना ही किसी भी शब्द के आरंभ में आते हैं। देखिए किस तरह से प्रयुक्त होते हैं। सड़क, सड़क, पहाड़, रोड, कढ़ाई, ये देखिए इस तरह से प्रयुक्त होते हैं। लड़का, बुढ़िया, इस तरह से ये प्रयुक्त होते हैं हमारे। जो उच्छित व्यंजन होंगे किसी भी शब्द के मध्य में, अंत में या मध्य में, यहां मध्य में और यहां मध्य में, तो उच्छित व्यंजन किसी भी शब्द के मध्य या अंत में अकेले आते हैं। उच्छित व्यंजन किसी भी शब्द के मध्य या अंत में अकेले आते हैं। इस तरह से ये प्रयुक्त होते हैं। जैसे डमरू होता है तो डमरू में यह उच्छित व्यंजन नहीं होगा, वो हमारा स्पर्श व्यंजन होगा। ढक्कन, ढक्कन में उच्छित व्यंजन नहीं होगा, स्पर्श व्यंजन होगा। दोनों के उच्चारण में चेंज होता है। डमरू वहां बोलता है डे और यहां होता है डे, डे, यहां बोलता है डे और वो होता है ढे, मतलब डे, और यहां ढे और ये वो होता है ढे। तो सभी प्यारे बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इस तरह से ये प्रयुक्त होते हैं। एग्जामिनर ये पूछता है कि निम्न में से किस शब्द में उच्छित व्यंजन है या किस शब्द में उच्छित व्यंजन नहीं है। इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। इसके बाद बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बाद होता है संयुक्त व्यंजन। ये देखिए जरा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। एक तो होता है क्षय, क्रय, ज्ञ और श्रेय। होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन, क्षय, क्रय, ज्ञ और श्रेय। ये बनते कैसे हैं ये देखिए, कै हलंत प्लस शय, ये तय हलंत प्लस रे, ये जय हलंत प्लस इय, ये से हलंत प्लस रे। इस तरह से ये हमारे बनते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है त्रय किन वर्णों के योग से बनता है, तो इन वर्णों के योग से बनता है त्रय। क्षय इस तरह से बनता है, ज्ञ इस तरह से और श्रेय इस तरह से। देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है जैसे इनमें से कोई सा भी व्यंजन उठा लिया, माना कि ज्ञ उठाया, ज्ञ किस वर्ण के पूर्व या पश्चात आता है, यहां देखना, ज्ञ किस वर्ण के पूर्व या पश्चात आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ज्ञ किस वर्ण के पूर्व आता है, श्रेय के पूर्व, श्रेय से पहले, ये हो जाएगा पूर्व का आंसर। किस वर्ण के पश्चात आता है, तो त्रय के पश्चात आता है, ये हो जाएगा पश्चात का आंसर। आपको ये देखना है कि यहां क्या कहा गया, ज्ञ किस वर्ण के पूर्व या पश्चात आता है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन बदल जाता है। क्वेश्चन किस तरह से बदलता है ये देखिए, हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के पूर्व व पश्चात आता है। हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के पूर्व या पश्चात आता है, तो ये ज्ञ, जब इस तरह का क्वेश्चन हो, हिंदी शब्दकोश आपके सामने लिखा हो,
तो यहां पर पूर्व का जो आंसर होगा, पूर्व के लिए हमारे ये आंसर होते हैं। और ये देखें किस वर्ण के पूर्व, तो पूर्व के लिए तो होते हैं ये पूर्व या पहले, और ये होते हैं पश्चात या बाद, पश्चात या बाद। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ज्ञ किस वर्ण के पूर्व या पश्चात आता है, तो ज्ञ ये के पूर्व आता है, यहां जा हो जाएगा ये आंसर। और किसके पश्चात आता है, तो यहां आ जाएगा आंसर आपका जय, इसके लिए हो जाएगा आंसर जय। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्णमाला के 52 वर्ण थे जो हमने आपको समझाए। इन 52 वर्णों में हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है। इन 52 वर्णों में हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है। इससे अलग एक एडवांस जो क्लास होती है, जो वर्णमाला की एडवांस क्लास होती है, इन 52 वर्णों से अलग आपको कुछ समझाना होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको वर्णमाला की एडवांस क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन होंगे, स्पेशल फैक्ट होंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ते रहिए और हमारे साथ बढ़ते रहिए एक कदम सफलता की ओर। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।